रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया। बदले में यूक्रेन के साथियों ने क्या किया, यानी यूरोपियन कंट्रीज ने और यूएस ने। इन दोनों ने कहा कि हम कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध नहीं करेंगे, अपने सैनिकों को नहीं भेजेंगे, लेकिन इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएंगे। पूरी दुनिया में यह हल्ला किया गया कि इन इकोनॉमिक सैंक्शंस से रशिया घुटनों पर आ जाएगा। लेकिन नतीजा क्या हुआ? नतीजा, आज यूक्रेन का 30% से ज्यादा हिस्सा रशिया के कब्जे में है और आज इन सैंक्शंस के बावजूद भी रशिया पीछे हटने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इकोनॉमिक सैंक्शंस दरअसल ढकोसला ज्यादा है, प्रोपेगेंडा ज्यादा है और इसका सही तरीके से जमीनी स्तर पर कोई फर्क पड़ता नहीं दिखाई दे रहा है। कैसे? एक उदाहरण के जरिए मैं आपको बताना चाहूंगा। आप जानते होंगे दुनिया में जितने भी बड़ी एयरलाइंस हैं वो दरअसल लीज पर प्लेन्स को लेती हैं और अपनी बेड़े में शामिल करती हैं, उससे बिजनेस करती हैं। यानी ज्यादातर एयरलाइंस के पास अपने विमान बेहद कम होते हैं, बल्कि वो लीज पर, कॉन्ट्रैक्ट पर यानी किराए पर प्लेन्स को लेती हैं। रशियन एयरलाइंस के मामले में भी ऐसा ही है। रशिया की जितनी भी एयरलाइंस हैं उनके पास करीब 520 प्लेन्स ऐसे हैं जो कि यूरोपियन यूनियन की लीजिंग फर्म्स के प्लेन्स हैं। यानी उन्होंने यूरोपियन यूनियन के अलग अलग देशों की लीजिंग फर्म से वो प्लेन्स किराए पर लिए हैं। लेकिन अब यूरोपियन यूनियन ने चूंकि रशिया पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए हैं, लिहाजा अब इन लीजिंग फर्म्स को अपने कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने होंगे इन रशियन एयरलाइंस के साथ। इन एयरलाइंस में एरोफ्लोट भी है, साइबेरियन एयरलाइंस है, ट्रांसोवियत एयरलाइन है, ये तमाम बड़ी एयरलाइंस हैं। कुल कितने विमान हैं? 520। लेकिन अब इन इकोनॉमिक सैंक्शंस के जरिए ना सिर्फ रशियन एयरलाइंस पर फर्क पड़ेगा, लेकिन उससे कहीं ज्यादा इन विमानों को लीज पर देने वाली फर्म्स दिवालिया होने की कगार पर है। कैसे? यूरोपियन यूनियन ने जो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए हैं उनके तहत रशिया के तहत रशिया स्टेट, वहां के लोग, वहां के बिजनेसमैन या फिर रशिया की किसी भी एंटिटी के साथ तमाम इकोनॉमिक रिलेशंस को खत्म करना है और किसी भी तरीके का कोई बिजनेस ट्रेडिंग नहीं करनी है। लिहाजा 28 मार्च तक इन लीजिंग फर्म्स को कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना है, अपने प्लेन वापस लेने हैं। लेकिन एसोसिएशन ऑफ यूरोपियन लीजिंग कंपनीज के प्रेसिडेंट फिल सेमोर की बात माने तो इन कॉन्ट्रैक्ट के रद्द होने के बाद ये तमाम लीजिंग फर्म्स दिवालिया होने की कगार पर है। क्यों? क्योंकि अगर ये लीजिंग फर्म्स पहले से कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने के काम को उसको इनिशिएट करती हैं तो उसके लिए जो क्लॉज कॉन्ट्रैक्ट के वक्त रखे गए थे उनके तहत उनको हैवी फाइन देना होगा। हां, अगर रशियन एयरलाइंस जो मंथली पेमेंट करती हैं किराए के तौर पर वो नहीं देती हैं तो शायद एक मौका हो सकता है इन लीजिंग फर्म्स के चलते। हां, रशियन फर्म वो नहीं दे पाएंगी क्योंकि जो ट्रांजैक्शन के लिए स्विफ्ट जो एक रूट है, ऑनलाइन रूट, वो जो बंद कर दिया है, ब्लॉक कर दिया रशिया को, तो यकीनन वो नहीं दे पाएंगे। ऐसे में अगर रशियन एयरलाइंस के साथ ये करार रद्द हो भी जाता है तो इन तमाम 520 प्लेन्स का हैंडओवर कैसे होगा, ये एक सबसे बड़ी चुनौती है। कैसे? रशिया की एयरलाइंस इन 500 विमान को यूरोप पहुंचाएगी उनकी फर्म्स के पास। जाहिर है इन फर्म को अपना प्लेन लेने के लिए रशिया जाना होगा क्योंकि रशिया की एयरलाइंस के लिए यूरोप का एयर स्पेस ऑलरेडी बंद हो चुका है। अब 520 प्लेन को लाने के लिए इतना बड़ा क्रू वो पहले रशिया कैसे भेजेंगे, क्योंकि रशिया ने भी अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है दूसरे देशों के लिए। हां, अगर किसी तरह चलो क्रू पहुंच भी जाता है अलग अलग साधनों के जरिए या किसी डिप्लोमेसी के जरिए, तो फिर वहां पर हैंडओवर देने के बाद रशियन एयरलाइंस हैंडओवर कर देती हैं इन प्लेन्स को, तो वहां एयरपोर्ट से वो कैसे लाएंगी? क्योंकि अगेन जैसे मैंने कहा कि एयर स्पेस तो बंद है तमाम एयरलाइंस के लिए, और अगर उन्होंने हैंडओवर कर दिया
तो वो रशियन एयरलाइन के प्लेन नहीं रह जाएंगे, वो यूरोपियन प्लेन हो जाएंगे। तो फिर वहां से कैसे लाएंगे? चलो वो किसी तरह ले भी आते हैं, तो आज इन प्लेन्स का ये फर्म करेंगी क्या? क्योंकि कोविड के चलते पिछले 2 साल में पूरी दुनिया की ट्रैवल इंडस्ट्री ऑलरेडी घुटनों पर आ चुकी है, पहले से ही वो बर्बाद होने की कगार पर है। जो एसोसिएशन ऑफ यूरोपियन लीजिंग फर्म कंपनीज है, उनका कहना है कि इन प्लेन्स का कोई भी खरीदार नहीं है, वो इनको बेच ही नहीं पाएंगी, लिहाजा वो यार्ड में एयरपोर्ट पे खड़े होकर एक कबाड़ की तरह खड़े रहेंगे। इन तमाम प्रोसेस को करने में लीजिंग फर्म्स के सामने कितनी बड़ी चुनौती है, इसका अंदाजा आप भी लगा सकते हैं। लिहाजा ये जो एसोसिएशन है वो ये कह रही है कि भाई उन प्लेन्स को वहां से लाने के बजाय अपने आप को वो दिवालिया घोषित कर दें, ये ज्यादा आसान है, क्योंकि दिवालिया तो उनको बाद में भी होना है। ये सच्चाई है यूरोपियन सैंक्शंस की, जो इकोनॉमिक सैंक्शंस रशिया पर लगाए हैं। एक और बड़ी चुनौती है जो एसोसिएशन है लीजिंग फर्म्स की यूरोप की, वो ये कह रही है कि अगर उन्होंने प्लेन ले भी आए वापस, उन्होंने अपना करार, अपने कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर भी दिया, तो जो अमेरिकन लीजिंग फर्म्स हैं वो रशिया के साथ करार कर लेंगी, क्योंकि अमेरिका ने अभी भी इस तरह के सेवियर इकोनॉमिक सैंक्शंस नहीं लगाए हैं। उन्होंने अभी भी बहुत सारी विंडोज खोली हुई हैं रशिया के साथ ट्रेडिंग की, खासतौर पर जैसे ऑयल ट्रेडिंग। रशिया और अमेरिका के बीच एक जो सबसे बड़ी ट्रेडिंग होती है वो होती है ऑयल की। अभी भी वॉल स्ट्रीट में ऑयल से जुड़े हुए हर तरह की ट्रेडिंग की जा सकती है, उस ट्रांजैक्शन भी किया जा सकता है। अमेरिका ने अभी भी रशिया और अमेरिका के बीच ऑयल से जुड़े हुए किसी भी प्रोडक्ट पर ट्रांजैक्शन पर पाबंदी नहीं लगाई। लिहाजा यूरोपियन कंपनीज की लीजिंग फर्म्स को यह डर है कि अगर वो करार रद्द कर देते हैं तो आने वाले दिनों में अमेरिका की लीजिंग फर्म्स वहां के बोइंग कंपनी रशिया के साथ करार कर लेंगी और वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन जाएंगी एविएशन इंडस्ट्री में। ये यूरोप और अमेरिका के बीच जो कंपटीशन है वो भी यहां पर आप आसानी से स्पष्ट दिखाई देता है। अब बताइए कि जिन इकोनॉमिक सैंक्शंस के जरिए रशिया को घुटने पर लाने की बात कही जा रही थी, कहीं ऐसा ना हो कि खुद यूरोप ही घुटनों पर आ जाए, क्योंकि पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है, जो ताना बाना है, वो कुछ इस तरह से बुना हुआ है कि पाबंदियों से कोई एक देश बर्बाद हो या ना हो, उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, और वो हम इस उदाहरण से आसानी से समझ सकते हैं। लिहाजा भारत सरकार को भी बेहद समझदारी से कदम उठाना चाहिए, किसी तरह की किसी भावनात्मक प्रेशर में ना आते हुए, किसी तरह के डिप्लोमेटिक प्रेशर में ना आते हुए, अपने हितों को ध्यान में रखते हुए एक न्यूट्रल स्टांस को लगातार अपनाए रखे, यही भारत के लिए बेहतर होगा। नमस्कार।